मैं डॉक्टर अलका गोयल, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ भाग 2। यानी पहले भाग में मैं आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कुछ कार्यों से अवगत करा चुकी हूँ। स्टूडेंट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, सुना होगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति और जर्मनी और अन्य देशों के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। और इसका निर्वाचन जो सम्राट है वह बहुमत दल के नेता को करता है। और यदि स्थिति ऐसी होती है कि कोई स्पष्ट नेता नहीं होता या किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता दल को तो ऐसी स्थिति में स्वविवेक का थोड़ा बहुत प्रयोग सम्राट कर सकता है। तो स्टूडेंट, एक नज़र में मैं आपको जो पहले वीडियो में मैंने आपको शक्तियाँ बताई थी प्रधानमंत्री की, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो इसका निर्वाचन मैंने आपको बताया। दूसरा, प्रधानमंत्री कॉमन सभा का नेतृत्व करता है। कॉमन सभा ये ब्रिटिश संविधान का निम्न सदन है। वहाँ 2 सदन हैं, एक जो है लॉर्ड सभा और दूसरी कॉमन सभा। ठीक है, तो कॉमन सभा का नेतृत्व करता है क्योंकि वह कॉमन सभा का बहुमत दल का नेता होता है। दूसरी चीज़ जो है स्टूडेंट्स, वो है मंत्रिमंडल का निर्माण। यानी मंत्रिमंडल में किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको हटाना है, कौन सा किसको विभाग देना है। हालांकि उसमें योग्यता का वो पूरा ध्यान रखता है, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल के निर्माण में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा तीसरी जो है वो है शासन का संचालन। यानी सारे विभागों में वह समन्वय रखता है, गतिरोध नहीं होने देता। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन। स्टूडेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ताकत है। हालांकि वो कोई विदेश मंत्री नहीं होता, इसके बाद भी पूरी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उसका लेखा जोखा वह रखता है। किससे संबंध रखने हैं, कहाँ किससे युद्ध करना है, कहाँ पर राजदूत भेजना है, कहाँ वाणिज्य दूत भेजना है, ये सारी जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री तय करता है। इसके अलावा जो अगला कार्य है स्टूडेंट्स, वह है राष्ट्र का नेता। यानी पूरे देश का प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र का नेता होता है और चुनावों में अपना जो राजनीतिक दल है वह अपने उन नीतियों के आधार पर ही नहीं बल्कि अपने स्वयं के व्यक्तित्व के आधार पर वह चुनाव लड़ता है, उसके सदस्य चुनाव लड़ते हैं, तो वह पूरे देश का नेता होता है। इसके अलावा स्टूडेंट, अगली जो शक्ति है वो है उपाधियों से संबंधित। उपाधि जैसे कि हमारे यहाँ पर सेवा संबंधी, रक्षा संबंधी या साहित्य, संस्कृति, फिल्म इत्यादि की उपाधियाँ दी जाती हैं उसमें। इसी प्रकार से वहाँ पर भी उपाधियाँ देने का अधिकार है। वैसे तो ये सम्राट का अधिकार होता है, विशेषाधिकार है, किंतु इनका वितरण प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही सम्राट करता है। और विशेष रूप से लॉर्ड सभा की सदस्यता, क्योंकि लॉर्ड भी वहाँ पर एक उपाधि है, और लॉर्ड सभा की सदस्यता जो है उसमें भी प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट, वित्त पर नियंत्रण। जैसे कि वह विदेश मंत्री नहीं होता लेकिन वह वित्त मंत्री भी नहीं होता, हो भी सकता है, उसके पास विभाग हो सकता है, लेकिन प्राय वो नहीं होता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो देश के वित्त पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण रहता है। और जो बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में, चूँकि संसदात्मक शासन में वित्त मंत्री के द्वारा सदन में, जो निम्न सदन है उसमें बजट प्रस्तुत किया जाता है स्टूडेंट, तो ये बजट प्रस्तुत करने का कार्य वित्त मंत्री करता है, लेकिन यह प्रधानमंत्री की आदेशानुसार रखा जाता है। कौन सा मत घटाना है, बढ़ाना है, पूरी जो बजट पर जो पूरा चिंतन मनन होता है वो प्रधानमंत्री की इच्छानुसार होता है। स्टूडेंट, अगला कार्य है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। तो मंत्रिमंडल का जो कार्य संचालन है वो भी प्रधानमंत्री करता है और मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है। सभी जो विभाग हैं वो मंत्रिमंडल के सभी विभाग किसको सौंपे जाने हैं, किसको नहीं सौंपे जाने, ये सारा कार्य। इसके अलावा
आपस में कोई गतिरोध नहीं हो, आपस में सब विभागों में संतुष्ट होने चाहिए, उनका कार्य सुचारू रूप से चले, यह सब भी प्रधानमंत्री देखता है। और यदि कोई किसी विभाग को स्वीकार नहीं करता है तो उससे मंत्री से वह त्यागपत्र ले सकता है, उसको अलग कर सकता है, क्योंकि इस मामले में उसकी शक्ति ही सर्वे सर्वा होती है। अच्छा, इसके अलावा मंत्रियों की संख्या निश्चित करना है ना, और जो सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं उनको भी वह मंत्री पद पर ले सकता है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित समय होता है कि वह जो 6 महीने के अंतर्गत यदि कोई सदस्य जो कि संसद सदस्य नहीं है वो यदि चुनाव जीत लेता है, कहीं से भी वो चुनाव जीत ले, तो ऐसी स्थिति में वह मंत्री बना रह सकता है, अन्यथा 6 महीने के बाद में उसको पदत्याग करना पड़ता है। तो 6 महीने तो प्रधानमंत्री अपनी इच्छा यहाँ पर चला ही सकता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव जो है वो नहीं डाला जा सकता। स्टूडेंट, इसके अलावा अपने दल का वो नेता होता है, अपने दल का पूरा नेतृत्व करता है, किसको किस पद पर दल में रखना है, कि कौन प्रभावशाली व्यक्ति है और कौन सार्वजनिक महत्व का व्यक्ति है, दल का पूरा भविष्य जो है उससे जुड़ा रहता है। और जो सभी सरकारी विधेयक होते हैं वो प्रधानमंत्री के निरीक्षण में और उसके परामर्श से ही तैयार किए जाते हैं, और वार्षिक आय व्यय तैयार करने में भी प्रधानमंत्री का विशेष योगदान होता है। स्टूडेंट, अब है मंत्रिमंडल का अंत। ये भी प्रधानमंत्री की इच्छा होती है कि वह मंत्रिमंडल का अंत कर सकता है। किसी भी मंत्री को हटाने का विशेषाधिकार सम्राट को प्राप्त है, लेकिन सम्राट अपनी मनमानी नहीं करता है। सम्राट जो भी कार्य करता है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, और प्रधानमंत्री को अधिकार है कि यदि किसी एक मंत्री या अधिक मंत्री अथवा संपूर्ण मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे, कोई मतलब हटाए जाने की प्रधानमंत्री सिफारिश करे या त्यागपत्र दे, तो ऐसी स्थिति में सम्राट को ये सिफारिश स्वीकार करनी पड़ती है। और यदि कोई कारणवश प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो उसका त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है, यानी पूरा मंत्रिपरिषद जो है वो ही भंग हो जाती है। इसको सामूहिक उत्तरदायित्व भी कहते हैं, यानी एक साथ तैरना और एक साथ डूबना। यदि प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है। इसके अलावा एक ये भी है कि मान लो एक व्यक्ति के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, मतलब एक व्यक्ति कोई एक मंत्री के विरोध में कुछ होता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर भी पूरा अपने आप में रौब रखता है, दबदबा रखता है। वो क्या करता है कि उस व्यक्ति से ही त्यागपत्र मांग लेता है, एक व्यक्ति विशेष से, और ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। अच्छा, जिस प्रकार प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल समाप्त करने का अधिकार है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि किसी भी राज्य में कहीं भी कोई उथल पुथल होती है, जो मुख्यमंत्री होता है वो फेरबदल कर लेता है अपने, भारत की बात कर रही हूँ मैं, अपने मंत्रिमंडल में। इसी प्रकार प्रधानमंत्री देश का होता है। हमारे यहाँ भी चूँकि संस्थात्मक शासन है और हमारे देश की स्थिति से आप बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं, तो इसलिए मैं यहाँ का उदाहरण आपको दे रही हूँ कि यदि प्रधानमंत्री चाहे तो यहाँ पर, या मुख्यमंत्री चाहे तो यहाँ पर जैसे फेरबदल कर लेता है मंत्रिमंडल में, वैसे ही वहाँ पर भी प्रधानमंत्री को फेरबदल करने का अधिकार है। तो इस तरह से जो प्रधानमंत्री है वो पूरे मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है। मंत्रिमंडल का निर्माण, उसके जीवन का अंत, उसके जीवन की आगे बढ़ाना या क्या करना है उसको, ये सब प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। इसके अलावा सम्राट का प्रमुख परामर्शदाता है वो, यानी सम्राट को जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो परामर्श लेने का कार्य होता है तो वह प्रधानमंत्री से ही लेता है। और प्रधानमंत्री हालांकि मानना ना मानना ये सम्राट के ऊपर है, लेकिन वह परामर्श ले सकता है। और इसके अलावा जो सम्राट है वह साक्षात्कार, मतलब सम्राट से साक्षात्कार लेने की आज्ञा प्रधानमंत्री ही देता है। और इसके अलावा सम्राट को मंत्रिमंडल की गतिविधियों की सूचना भी देता है। और सम्राट को यदि विदेश यात्रा करनी है या कोई कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री, मतलब सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री ही बनाता है, और प्रधानमंत्री सम्राट या साम्राज्ञी के व्यक्तिगत मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस तरह से
बहुत सारी शक्तियाँ सम्राट से संबंधित भी हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपातकालीन शक्तियाँ, वैसे देखिए यहाँ पर कोई वर्णित नहीं है इस तरह की आपातकालीन शक्तियाँ, यानी आपात का मतलब है संकट, कोई भी संकट, राष्ट्रीय संकट आ जाता है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इस तरह की परेशानी वहाँ पर आई हैं, या फिर और कोई परेशानी आ जाती है किसी तरह की। तो इन सब स्थितियों में स्टूडेंट्स हमेशा वहाँ का जो प्रधानमंत्री है उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ब्रिटेन को विजय भी दिलाई है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसका, और उसकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। मतलब लॉर्ड जॉर्ज थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय, दूसरे समय विंस्टन चर्चिल थे, तो उनकी शक्ति उस समय जो स्वेच्छाचारी शासक थे हिटलर, मुसोलिनी, उससे भी ज़्यादा उसकी शक्ति बढ़ गई थी। और ये इत्तेफाक है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय ग्रेट ब्रिटेन को विजय मिली, जिसके कारण उसकी शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो अब हम ये देखते हैं, आपने सारी इसकी शक्ति पढ़ी, पहले वीडियो में पढ़ी, इस वीडियो में आपने शक्तियाँ पढ़ी स्टूडेंट्स, कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो कुछ जो व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि ये जो है समान पद वालों में प्रथम है, और कुछ कहते हैं कि ये नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा है। दो इसमें उभर करके आते हैं। तो समान पद वालों में प्रथम, आपने इतनी शक्ति पढ़ी तो आपको ये तो लगा होगा कि प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम नहीं है, यानी वो सिर्फ कहीं ऊपर है। समान पद वालों में मतलब प्रधान और मंत्री, यदि हम देखें तो सब में प्रधान, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को बनाता है, उसको बिगाड़ भी सकता है और भंग करवा सकता है, सरकार को ख़त्म करवा सकता है वो, ठीक है। इसके अलावा वैदेशिक शक्ति, वित्त की शक्ति सारी उसके पास है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही देश का शासन चलता है। तो सारे शासन की धुरी जो है वो प्रधानमंत्री है। तो वो समान पद वालों में प्रथम तो नहीं है, वो नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा, इसको हम सही मान सकते हैं कि वह नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा है। लेकिन स्टूडेंट इसमें एक बात और है महत्वपूर्ण, कि कोई भी व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व मुख्य होता है, कि यदि उसका व्यक्तित्व दबंग है, वो निर्णय ले सकता है, वो खतरों से नहीं घबराता, वो किसी भी आपात स्थिति में जनता के सामने जाके खड़ा हो जाता है, उनको आश्वासन देता है, लड़ने का पूरी तरह से दृढ़ शक्ति वो दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति जनता की नज़रों में हीरो बन जाता है, नेता बन जाता है, और अपने व्यक्तित्व के बल पर वह पूरे देश पर राज करता है, अपने साथी, अपने साथ के लोगों पर राज करता है, और वास्तव में वह अपने देश का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के आधार पर बहुत सारे वहाँ पर प्रधानमंत्री हुए हैं, जैसे कि लॉर्ड जॉर्ज, जिसका नाम मैंने लिया प्रथम विश्व युद्ध में, या विंस्टन चर्चिल है, डिज़रेली हैं, ग्लैडस्टोन है। ऐसे व्यक्ति बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री भी हुए हैं और कुछ बहुत कमज़ोर भी हुए हैं, जैसे इटली हैं, जो देश की, हमारे देश का जब आज़ादी मिली थी तब इटली थे, या वॉल्डविन थे, तो ये थोड़े से कमज़ोर प्रधानमंत्रियों में माने जाते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है वो अपने आप में पद बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शक्तिशाली पद है। लेकिन स्टूडेंट आपको पता है कि जैसा व्यक्तित्व होता है उस आधार पर उसका पद जो है वो निर्धारित हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि प्रधानमंत्री, जो कि बहुत ही शक्तिशाली एक व्यक्तित्व, मैंने आपको उसकी शक्तियाँ पढ़ाई हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की, कि वो कप्तान और कर्णधार दोनों हैं, एमरी कहते हैं इसको, वो कप्तान कर्णधार दोनों ही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने आप में विश्व का बहुत ही शक्तिशाली शासक है, और बाकी उसकी शक्तियाँ उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती हैं। तो मैं आशा करती हूँ स्टूडेंट मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करते रहें लगातार, जिससे आगे आने वाले वीडियो के लिंक आपको देखने को मिले। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, क्या चाहते हैं। वैसे आपका प्यार लगातार मुझे मिलता रहता है। तो थैंक यू।